हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम न्यूरेमबर्ग मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। 1945 के मई में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के करीब अमेरिकी सैनिकों का एक समूह सड़कों पर नागरिकों को ले जा रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक नाजी कार भीड़ के बीच से उनकी ओर आ रही है। सैनिक गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन चालक सफेद कपड़े का एक टुकड़ा दिखाकर आत्मसमर्पण की घोषणा करता है। हिटलर के सेकंड इन कमांड हरमन कार से उतरकर अपना सामान उतारने के लिए कहते हैं, तो सैनिक स्तब्ध रह जाते हैं। बाद में वॉशिंगटन डीसी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जैक्सन को सूचित किया जाता है कि हरमन को ऑस्ट्रिया में जीवित पकड़ लिया गया है। मूल योजना हरमन को मृत्युदंड देने की थी, लेकिन जैक्सन, जिन्होंने कभी भी उचित मुकदमे के बिना किसी को सजा नहीं दी थी, बाकी सभी नाजियों के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप लगाना चाहते हैं। वो अपने सचिव के साथ इस पर चर्चा करते हैं, जो बताते हैं कि ये व्यावहारिक रूप से असंभव है, क्योंकि युद्ध अपराधियों पर दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक देश दूसरे देश के नागरिकों को अपना कानून नहीं सिखा सकता, और जर्मनी में उन पर मुकदमा चलाना काफ़ी कानूनी जटिलताएं पैदा करेगा। लेकिन जैक्सन जोर देते हैं कि उन्हें केवल एक सही संगठन की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत मित्र देशों में से प्रत्येक के न्यायाधीशों को लेकर एक ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण के गठन से होगी। इसी बीच लग्जमबर्ग जाने वाली ट्रेन में अमेरिकी सेना के मनोचिकित्सक डगलस एक जादुई तरकीब दिखाकर लीला के साथ प्रेम प्रलाप कर रहे हैं। ट्रेन स्टेशन पहुंचती है तो सार्जेंट हाउ उन्हें लेने आते हैं और बताते हैं कि वो डगलस के दुभाषिया होंगे। फिर वो उन्हें ग्रैंड होटल मैंडॉफ ले जाते हैं। वहां वे कर्नल एंड्रास से मिलते हैं, जो खुलासा करते हैं कि होटल वास्तव में एक गुप्त सैन्य अड्डा है, जहां नाजी हाई कमांड के जीवित सदस्यों को बंदी बनाकर रखा जा रहा है। मित्र देश वर्तमान में इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या इन लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसलिए कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी के लिए डगलस को लाया गया है। उनकी सबसे बड़ी चिंता आत्मविनाश है, क्योंकि 3 कैदी पहले ही छिपे हुए जहर के कैप्सूल खाकर मर चुके हैं और वे और नुकसान का जोखिम नहीं उठा सकते। डगलस का प्राथमिक लक्ष्य हरमन होगा, जिसके पास बड़ी मात्रा में दवाएं मिली हैं। हरमन दावा करता है कि ये उसके दिल की समस्या है, लेकिन वो दिन में 40 गोलियां खाता है। इसलिए डगलस निष्कर्ष निकालते हैं कि वो एक नशेड़ी है। अपने कमरे में बसने से पहले डगलस हरमन से मिलने के लिए कहता है, जो अपने कमरे में आराम से एक किताब का अध्ययन कर रहा है और हाउ उसके अनुवादक के रूप में साथ हैं। डगलस हरमन की नाड़ी देखता है और उसके फेफड़ों की जांच करता है। हरमन जोर देता है कि उसे दवाओं की जरूरत है, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में गोली लगने के बाद से वो लगातार दर्द से जूझ रहा है। डगलस उससे कहता है कि आपके दिल को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका वजन कम करना है, और हरमन को मोटा कहा जाना पसंद नहीं आता। कमरे से बाहर आने के बाद डगलस हाउ से कहता है कि हरमन अंग्रेजी जानता है, क्योंकि वो मोटा शब्द से पहले ही नाराज हो गया था, जबकि हाउ ने अनुवाद भी नहीं किया था। डगलस तब अन्य कैदियों से मिलता है। डॉक्टर ले नाजीदास श्रम कार्यक्रम के नेता थे और दावा करते हैं कि वो दूसरों की तरह सत्ता के भूखे नहीं हैं। ग्रैंड एडमिरल शिकायत करते हैं कि उन्हें 76 दिनों से हिरासत में रखा गया है, लेकिन अभी तक उन पर आरोप नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। जूलियस, जो हिटलर के प्रचार निदेशक थे, जानना चाहते हैं कि क्या डगलस यहूदी हैं। जब डगलस ना कहते हैं, तो जूलियस कहते हैं कि वो यहूदी पेशे में काम करते हैं। इस बीच हरमन आहार और व्यायाम का नियम शुरू करता है और उसने दवाएं मांगना भी बंद कर दिया है। रात में डगलस अपनी जर्नल में अपने सभी अवलोकन लिखता है और निष्कर्ष निकालता है कि हरमन ही इस पूरे समूह को एकजुट रखता है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है और वो हाउ को उसे लाइब्रेरी ले जाने के लिए कहता है। वे एक हाथ गाड़ी लेकर नाजी नेताओं पर लिखी किताबों से उसे भरना शुरू करते हैं। डगलस का मानना है कि यदि वो उनके बारे में और पढ़ेगा, तो वो उन्हें खुलकर बात करने और उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकेगा। वो ये भी उम्मीद करता है कि उसे पता चलेगा कि लोग इतनी भयानक क्रूरता क्यों करते हैं। यदि वो अपनी खोज प्रकाशित करता है, तो वो बहुत सारा पैसा कमा सकेगा और भविष्य में इस तरह की त्रासदियों को रोक सकेगा। जब दोनों होटल वापस आते हैं, तो एक गार्ड उन्हें बताता है कि हरमन सांस नहीं ले पा रहा है।
वे तुरंत उसके कमरे में भागते हैं और डगलस एक ही नज़र में समझ जाता है कि हरमन को दिल का दौरा पड़ रहा है। एक सैनिक को नियमित एस्पिरिन लाने का निर्देश देने के बाद डगलस हरमन को शांत रखने के लिए कुछ सांस लेने के व्यायाम करने को कहता है। हरमन बार बार अपनी पत्नी की तस्वीर लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसकी बेचैनी बढ़ रही है, इसलिए डगलस उसे एक तस्वीर देता है। जब एस्पिरिन आती है तो हरमन विश्वास नहीं करता, इसलिए डगलस खुद उसे चखकर साबित करता है कि यह सुरक्षित है। अंततः हरमन दवा खाता है और डॉक्टर के आने तक उसकी स्थिति बेहतर हो जाती है। वो मुस्कुराकर अंग्रेजी में डगलस को धन्यवाद देता है। अपने कार्यालय में जैक्सन को बताया जाता है कि सभी प्रमुख देश इस योजना में शामिल हो गए हैं। जज एडवोकेट जनरल सेना के वकील एमंस को जैक्सन को ये बताने के लिए भेजते हैं कि वे मुकदमा जल्दी पूरा करना चाहते हैं ताकि नाजियों को फांसी दी जा सके। हालांकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को लगता है कि मुकदमा कभी होगा ही नहीं। होटल में डगलस कैदियों को रॉरशाक परीक्षण के नमूने दिखाता है और वादा करता है कि उनके उत्तर गुप्त रखे जाएंगे। हरमन मिलनसार है और अंग्रेजी में बात करता है, जबकि जूलियस हर तस्वीर की तुलना एक महिला के निजी अंगों से करता है। शाम को जैक्सन को पता चलता है कि कांग्रेस मुकदमे के खिलाफ है और केवल मौत की सजा चाहती है। यहां तक कि राष्ट्रपति भी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कांग्रेस के पीछे छिपने का विकल्प नहीं है। इसलिए उन्हें किसी और शक्तिशाली के समर्थन की आवश्यकता है। अगले दिन जैक्सन और एमंस मिलते हैं। वे वेटिकन जाकर पोप से मिलने का फैसला करते हैं। न्याय के अर्थ पर संक्षिप्त चर्चा के बाद पोप इसका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं। जैक्सन उल्लेख करते हैं कि पोप ने हिटलर के साथ एक धार्मिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिस पर पोप कहते हैं कि उन्होंने ऐसा केवल जर्मनी के कैथोलिकों की रक्षा के लिए किया था। लेकिन जैक्सन का मानना है कि इसने नाजियों को विश्वसनीयता दी और इसके लिए लोग उन्हें याद रखेंगे। ये सुनकर उन्हें अंततः कैथोलिक चर्च का समर्थन मिल जाता है। बाद में डगलस और हाउ कैदियों को एक विमान में ले जा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। हरमन जानना चाहता है कि डगलस ने रॉरशाक परीक्षण से उसके बारे में क्या सीखा है। डगलस बताता है कि वो बुद्धिमान, आत्मकेंद्रित और दुनिया को वश में करने के लिए उत्सुक है। ये सुनकर हरमन कहते हैं कि सब कुछ स्पष्ट था। फिर वो एक जादुई तरकीब की मांग करते हैं। डगलस अपने हाथ से एक सिक्का गायब कर देता है और हरमन कहते हैं कि एक दिन वो भी जादू करेंगे। मौत की सजा से बचने के लिए कैदी कुछ महत्वपूर्ण इमारतों के ऊपर से उड़ान भरते समय देखते हैं कि मित्र देशों ने उन्हें नष्ट कर दिया है, जिसमें पैलेस ऑफ जस्टिस भी एक खंडहर इमारत है। जैक्सन एमंस से कहते हैं कि वे एक अदालत कक्ष का नवीनीकरण करेंगे जिसमें 600 लोग बैठ सकें। अंग्रेजों द्वारा भेजे गए सहायक अभियोजक तब जैक्सन को याद दिलाते हैं कि पूर्ण विजय से कम कुछ भी पूर्ण पराजय माना जाएगा, जो जैक्सन को भारी दबाव में डाल देता है। दोपहर में नाजियों को न्यूरेमबर्ग शहर की एक जेल में लाया जाता है। एंड्रास बताते हैं कि उन्होंने कैदियों को हथियार ना मिले इसके लिए क्या बदलाव किए हैं। गद्दे पुआल और डेस्क कार्डबोर्ड से भरे हैं। बिस्तर बोल्ट किए हुए हैं। रात में कुर्सियां हटा दी जाएंगी और उन्हें अपने कंबल पर हाथ रखकर सोना होगा। वो डगलस को एक छोटा गंदा सेल देते हैं और डगलस दुख में डूब जाता है। लेकिन हरमन जर्मन काम की तारीफ करता है। वो डगलस को ये भी बताता है कि उन्हें कभी किसी ने नहीं हराया और उसे याद दिलाता है कि उसने खुद आत्मसमर्पण किया था, इसलिए ये उसकी चाही हुई जगह है। डगलस समझ नहीं पा रहा है कि हरमन हर दिन और अधिक आत्मविश्वासी क्यों होता जा रहा है और उसे हरमन के करीब पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। उसे याद आता है कि हिटलर का डिप्टी रुडोल्फ भी उसी जेल में है। हरमन के आने पर उसने फॉरबिडन सल्यूट भी दिया था, जिससे एंड्रास क्रोधित हो गए थे। युद्ध के दौरान रुडोल्फ एक विमान दुर्घटना में बच गया था और इंग्लैंड के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बात करने में सक्षम था, लेकिन वो अक्सर दावा करता था कि उसे स्मृति लोप है। ये स्थिति अपनी इच्छा से आती जाती थी, इसलिए सबको संदेह था कि वो झूठ बोल रहा है। डगलस रुडोल्फ की असलियत जानने के लिए हरमन से जानकारी मांगता है और हरमन बदले में शर्त रखता है कि डगलस उसकी पत्नी और बेटी तक कुछ पत्र पहुंचाए जो वो आत्मसमर्पण के बाद से अपने साथ लाया है। इसके बाद हरमन को रुडोल्फ से मिलने की अनुमति दी जाती है और रुडोल्फ जोर देता है कि वो उसे पहचानता नहीं है। निजी तौर पर हरमन डगलस से कहता है कि रुडोल्फ झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि वो उसे भूल गया है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है वो उसे सलाम करता है। कुछ समय बाद डगलस और हाउ हरमन की पत्नी एमी और उनकी बेटी एड्डा को ढूंढ लेते हैं। पत्र पाकर वे इतने आभारी होते हैं कि डगलस को गले लगा लेते हैं। डगलस को उनके लिए इतना बुरा लगता है कि वो हरमन तक एमी का पत्र पहुंचाने के लिए सहमत हो जाता है। जब वे वापस आते हैं तो इमारत पत्रकारों से घिरी होती है।
आंद्रास बताते हैं कि वे कैदियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने वाले हैं और खबर फैल गई है। वे सबसे पहले हरमन के सेल में रुकते हैं और उसे सभी आरोपों के बारे में बताते हैं, शांति और मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और साजिश। फिर वे जूलियस को आरोप पत्र सौंपते हैं, जो एक यहूदी वकील की मांग करता है। डॉक्टर ले घबरा जाते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने किसी की हत्या नहीं की, और उन्हें शांत करने की कोशिश में वे डगलस को मुक्का मार देते हैं। गार्ड ले को दीवार की ओर धकेल देते हैं और वो अंग्रेजी में बात करने लगता है, उन्हें गोली मारने की विनती करता है। डगलस तब थोड़ा आराम करने बाहर जाता है और मुकदमे की खबर कवर करने वाली एक रिपोर्टर लीला से मिलता है। वो डगलस को बताती है कि शहर जल्द ही एक बहुत बड़े कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। वापस आने के बाद डगलस हरमन को उसकी पत्नी का पत्र देता है। इस बीच मीडिया मुकदमे के लिए अदालत के हिस्सों के नवीनीकरण की रिपोर्ट कर रहा है। नाजियों को अदालत में लाने के लिए एक सुरंग का उपयोग किया जाएगा और सिनेमा की लाइटें इतनी तेज होंगी कि लोगों को धूप का चश्मा दिया जाएगा। जैक्सन अपना मामला तैयार कर रहे हैं जब उन्हें एक बड़ी समस्या के बारे में बताया जाता है। जर्मन दावा करेंगे कि 1940 में डेनमार्क और नॉर्वे पर उनका हमला एक सुरक्षात्मक कदम, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, क्योंकि अंग्रेज पहले नॉर्वे पर हमला करने की योजना बना रहे थे। जर्मनी को यह साबित करना होगा और अभी तक कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। लेकिन इससे जैक्सन की टीम को एहसास होता है कि उन्हें ये पता लगाना होगा कि जर्मनी के पास क्या खुफिया जानकारी है, ताकि वे अदालत में उनका मुकाबला कर सकें। जैक्सन कैदियों से जानकारी एकत्र करने के लिए डगलस से मिलते हैं। डगलस बताते हैं कि ऐसा करने से डॉक्टर की गोपनीयता, डॉक्टर पेशेंट प्रिविलेज का उल्लंघन होगा, जिस पर जैक्सन कहते हैं कि वो पहले से ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट लिखते हैं। जब डगलस पूछता है कि क्यों वे उन्हें तुरंत गोली नहीं मार देते, जैक्सन समझाते हैं कि ऐसा करने से वे शहीद बन जाएंगे। जेल के बाद डगलस हरमन को कुछ सिगरेट देता है और हिटलर के बारे में बात करने के लिए कहता है। हरमन बताता है कि हिटलर ने उन्हें फिर से सच्चे जर्मन होने का एहसास कराया, क्योंकि उन्होंने पुरानी महिमा वापस लाई थी। वो दावा करता है कि उसने केवल काम के लिए कैंप बनाए थे, हत्या के लिए नहीं, और सभी अत्याचारों के लिए दूसरों को दोष देता है। फिर भी वो हिटलर के खिलाफ एक शब्द भी बोलने से इनकार कर देता है। अगले दिन डगलस जैक्सन को बताता है कि हरमन बहुत सहानुभूतिपूर्ण होना जानता है और वो सोच रहा है कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। एमन्स नाराज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि डगलस हरमन की रक्षा कर रहा है और दोनों के बीच बहस होती है। डगलस समझाता है कि उसका काम हरमन का विश्लेषण करना है और उसका मानना है कि वो व्यक्ति केवल जर्मनी को महान देखना चाहता है। ऐसा नहीं लगता कि हरमन यहूदियों को मारने में रुचि रखता था, लेकिन उसने उनकी मौत की परवाह भी नहीं की। जैक्सन को भी उसकी कहानी पर संदेह है और डगलस उल्लेख करता है कि यदि वे मुकदमे में बहुत अधिक छूट देंगे तो हरमन आसानी से उन्हें हरा देगा। डगलस फिर ले से बात करता है, जो अपने गुस्से के लिए माफ़ी मांगते हैं। ले ये भी खुलासा करते हैं कि उन्होंने अपने बचाव की तैयारी शुरू कर दी है और डगलस को लगता है कि वो आखिरकार उसके सामने खुल रहे हैं। लेकिन कुछ घंटों बाद अलार्म बज जाता है। डगलस ले के सेल में भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ले ने चुपके से अपने तौलिए के किनारे को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके और अपने अंतः वस्त्र गले में ठूसकर आत्महत्या कर ली थी। एंड्रास इससे खुश नहीं है और घोषणा करते हैं कि वो दूसरी राय के लिए एक और डॉक्टर नियुक्त कर रहे हैं। अगली बैठक में डगलस हरमन से पूछता है कि वो आत्मविनाश के बारे में क्या सोचता है। हरमन कहता है कि ये कायरों का विकल्प है। वो ये भी समझ जाता है कि डगलस मुसीबत में है और उसे खुद को बचाने की याद दिलाता है, क्योंकि मित्र राष्ट्र हमेशा एक ही बात पर सहमत नहीं होते। सबूत के तौर पर वो खुलासा करता है कि उसके पिता का यहूदी सबसे अच्छा दोस्त गुप्त रूप से उसकी मां को प्रताड़ित कर रहा था। अंततः डॉक्टर गिलबर्ट डगलस की रिपोर्ट की जांच करने आते हैं। उनका मानना है कि रुडोल्फ का स्मृति लोप वास्तविक है और वे डगलस को इस मामले पर एक किताब लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन डगलस मना कर देता है। दिन बीतते जाते हैं और डगलस कैदियों से बात करना और जैक्सन को जानकारी देना जारी रखता है। वो हरमन के परिवार से भी मिलता है। वो एड्डा को जादुई तरकीबें दिखाकर उसका मनोरंजन करता है। गिलबर्ट नोटिस करते हैं कि डगलस अक्सर हरमन से अकेले मिलने जाता है और उन्हें संदेह होने लगता है, लेकिन डगलस उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। मुकदमे की पहली रात डगलस हरमन से पूछता है कि वो अपना बचाव कैसे करेगा। हरमन पूछता है कि क्या वो एक दोस्त के रूप में ये सवाल पूछ रहा है, और डगलस हाँ कहता है। हरमन बताता है कि वो अपने सभी कार्यों की जिम्मेदारी लेगा, लेकिन दूसरों द्वारा किए गए कार्यों का दोष लेने से इनकार करेगा, जिनके बारे में वो जानता तक नहीं था। डगलस तब जैक्सन के साथ ये जानकारी साझा करता है। अगले दिन कैदियों को सुरंग के माध्यम से अदालत ले जाया जाता है
और हरमन अपने दोस्तों के साथ जर्मन में बात करना जारी रखता है। जैक्सन के भाषण से मुकदमा शुरू होता है, जो रेडियो पर प्रसारित होता है। हरमन भी प्रारंभिक वक्तव्य देना चाहता है, लेकिन न्यायाधीश उससे पूछते हैं कि वो दोषी है या निर्दोष। हरमन जर्मन में उत्तर देता है, दोषी नहीं। शाम को डगलस हरमन के परिवार से मिलने जाता है, लेकिन बाहर टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा देखता है। एक पड़ोसी उसे बताता है कि अमेरिकी उन्हें ले गए हैं, इसीलिए डगलस जानकारी के लिए एंड्रास के पास भागता है। कुछ फोन कॉल्स के बाद एंड्रास को पता चलता है कि एमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उस पर हरमन को उसके अपराधों में मदद करने का संदेह है और उसे एक ऐसे कॉन्वेंट में भेज दिया गया है जहां किसी से संपर्क की अनुमति नहीं है। एंड्रास जानना चाहते हैं कि डगलस को उनके ठिकाने का कैसे पता था, लेकिन डगलस उत्तर टाल देता है। डगलस जब हरमन से मिलने जाता है तो वो नाटक करता है कि उसका परिवार ठीक है। दुर्भाग्य से गिलबर्ट हस्तक्षेप करते हैं और सच उजागर कर देते हैं, जिससे डगलस कमरे से बाहर निकलकर गिलबर्ट पर हमला कर देता है और उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। गार्ड्स को उन्हें अलग करना पड़ता है और एंड्रास उनके बचकाने व्यवहार के लिए उन्हें फटकारते हैं। मुकदमा जारी रहता है और जैक्सन ऐसे फुटेज में नए सबूत पेश करते हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। वीडियो में उन सभी कैंपों को दिखाया गया था जिन्हें मित्र देशों द्वारा मुक्त कराया गया था, जहां दास श्रमिकों के शवों के विशाल ढेरों जैसी भयानक क्रूरता मिली थी। जीवित बचे लोग भूखमरी और तपेदिक यानी ट्यूबरक्यूलोसिस से पीड़ित थे, और उनमें से केवल एक में ही उन पर किए गए अत्याचारों का वर्णन करने की शक्ति थी। कैदियों को उनके राष्ट्रीयता और जनसंख्या के साथ कागजों की तरह गोदना, जैसे टैटू, दिया गया था, और कारखाने की भट्टियां 10 घंटों में 400 शवों को जला सकती थीं। हरमन और कुछ भी देखने से इनकार कर देता है और हेडफोन और धूप का चश्मा पहन लेता है। विनाश की कगार पर खड़ा डगलस वहां से चला जाता है। हरमन को जब उसके सेल में वापस ले जाया जाता है, डगलस पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। हरमन कैंपों में हो रही भयानक घटनाओं के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करता है और कहता है कि फिल्म नकली है। वो डगलस को पाखंडी भी कहता है, क्योंकि अमेरिकियों ने एक ही बम से 1,50,000 जापानी मार दिए थे। डगलस क्रोधित हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि हताहतों और नरसंहार में अंतर होता है। दोनों के बीच लंबी बहस होती है और डगलस जाते समय कहता है कि हरमन के फैसलों ने उसके परिवार को उससे छीन लिया है। बाद में डगलस पीने के लिए बाहर जाता है। लीला उसे ढूंढ लेती है और उसके नशे का फायदा उठाकर उसके काम के बारे में जानकारी जुटाती है। अगले दिन डगलस और हरमन की बातचीत पर आधारित एक लेख अखबार में छपता है, जिससे नाराज होकर एंड्रास उसे बर्खास्त कर देते हैं। जाने से पहले एंड्रास खुलासा करते हैं कि वो एमी और एड्डा को मुक्त कराने में सफल रहे हैं। ट्रेन स्टेशन पर डगलस की मुलाकात एक अत्यंत विचलित हाउ से होती है, जो बताते हैं कि उनका जन्म जर्मनी में यहूदी माता-पिता के घर हुआ था। सीमित धन के साथ हाउ और उनकी बहन देश छोड़कर भाग गए थे, जबकि उनके माता-पिता नाजियों द्वारा मारे गए थे। वो रोते हुए डगलस से हरमन के खिलाफ अपनी योग्यता साबित करने के लिए कुछ करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन डगलस कहता है कि वो केवल एक डॉक्टर है। जाने से पहले जैक्सन कहते हैं कि होलोकॉस्ट इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने तब तक परवाह नहीं की जब तक बहुत देर नहीं हो गई। कुछ समय बाद डगलस जैक्सन के कार्यालय में प्रवेश करता है और खुलासा करता है कि पूरा मुकदमा एक जाल था। हरमन ने इसलिए आत्मसमर्पण किया ताकि वो अपनी गवाही देते समय दुनिया के सामने हिटलर की छवि की रक्षा कर सके। डगलस का मानना है कि जैक्सन इस तरह हरमन को हरा नहीं पाएंगे, इसलिए वो उन्हें अपनी नोटबुक देता है जिसमें उसकी सभी अनौपचारिक बातचीत और निजी फाइलें हैं। वो कहता है कि जीतने का तरीका हरमन को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करना है। अगले दिन डगलस एक नागरिक के रूप में मुकदमे का निरीक्षण करने के लिए अदालत में रुकता है। हरमन को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है और वो एक नायक की तरह दिखने के लिए अपना चेहरा पोंछता है। जैक्सन सवाल पूछना शुरू करते हैं और हरमन हमेशा की तरह शांति से उत्तर देता है। वो कहता है कि उसने काम के लिए देश की रक्षा के लिए कैंप बनाए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि सैनिक वहां क्या कर रहे थे। हरमन द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज भी है जिसका नाम फाइनल सॉल्यूशन है, जो यहूदी आबादी के उन्मूलन की बात करता है, लेकिन हरमन कहता है कि ये एक गलत अनुवाद है और उसने केवल जर्मनी से यहूदियों को निष्कासित करने के लिए हस्ताक्षर किए थे, उन्हें मारने के लिए नहीं। जैक्सन अपना धैर्य खो देते हैं और क्रोधित हो जाते हैं, जिससे न्यायाधीश उन्हें फटकारते हैं।
पराजित महसूस करते हुए जैक्सन पीछे हट जाते हैं। सौभाग्य से सर डेविड मैक्सवेल 5 आगे आते हैं और बताते हैं कि युद्ध के वर्षों के दौरान हरमन ने कभी भी सेकंड इन कमांड का पद नहीं खोया था। इसलिए वे जानना चाहते हैं कि क्या हरमन अभी भी अपने नेता के प्रति वफादार है। हरमन सहमत होता है कि वो है, और यहाँ तक कि हाइल हिटलर भी कहता है, जिससे उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। एंड्रॉस, जैक्सन, हाउ और 5 जानकारी के लिए डगलस को धन्यवाद देते हैं। डगलस तब हरमन से उसके सेल में मिलता है। वो स्वीकार करता है कि उसने अभियोजकों की मदद करने के लिए गोपनीयता तोड़ी और अपनी अंतिम विदाई देता है। अगले दिन जब कैदियों को उनकी सजा सुनाई जाती है, डगलस आखिरकार जर्मनी छोड़ देता है। हरमन और अन्य सभी नाजियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी आधी रात को दी जानी है, लेकिन कैदियों को केवल रात 11 बजे सूचित किया जाएगा। यदि वे सोने के लिए मदद मांगते हैं तो उन्हें इसके बजाय एक प्लेसिबो यानी दवा के नाम पर साधारण गोली दी जाएगी। एंड्रॉस जब प्रत्येक प्रमुख देश के 2 पत्रकारों को जानकारी दे रहे होते हैं, तभी हरमन डगलस की जादुई तरकीब का उपयोग करके दिखाता है कि उसने हमेशा एक जहर का कैप्सूल छिपा कर रखा था। जेल में अलार्म बजता है और एंड्रॉस जब हरमन के पास पहुंचते हैं तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। इस बीच जूलियस टूट जाता है, इसलिए हाउ उसे शांत करते हैं, कपड़े पहनने में उसकी मदद करते हैं और उसे फांसी के कमरे में ले जाते हैं। जूलियस खुद को बहादुर दिखाने के लिए जर्मन में कुछ शब्द कहता है, लेकिन अपनी फांसी से ठीक पहले वो रोने लगता है और अपने कपड़ों में ही पेशाब कर देता है। उस रात एक एक करके सभी कैदियों को फांसी दे दी गई। डगलस बाद में अपने अनुभवों पर एक किताब लिखते हैं, लेकिन वो बहुत सफल नहीं होती। जैक्सन सुप्रीम कोर्ट लौटते हैं और उनका मामला आधुनिक युद्ध अपराध के मुकदमों का आधार बन जाता है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।